हम लोग इस वीडियो में साइंस के प्रश्न करेंगे। चलिए इस वीडियो के माध्यम से साइंस का प्रश्न देख लेते हैं। जैसा कि जीव विज्ञान की शाखाओं के जनक कौन है, जीवों में जनन कैसे होता है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन क्या होता है, मानव जनन क्या है, जीव विज्ञान की शाखाओं के जनक कौन है। पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? अरस्तु। दूसरा प्रश्न है, आधुनिक जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? कार्ल लिनियस। तीसरा प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? थियोफ्रेस्टस। प्रश्न नंबर 4 है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक वोहिन हैं। प्राणी विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। और वर्गीकरण के जनक कौन हैं? कार्ल लिनियस हैं। पारिस्थितिक विज्ञान के जनक कौन हैं? थियोफ्रेस्टस। अगला प्रश्न है, भारतीय पारिस्थितिक विज्ञान के जनक कौन हैं? आर मिश्रा जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रायोलॉजी के जनक कौन हैं? हेडविग। नेक्स्ट प्रश्न है, फाइकोलॉजी या शैवाल विज्ञान के जनक कौन हैं? फ्रिस्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय फाइकोलॉजी या शैवाल विज्ञान के जनक कौन हैं? ओपी। नेक्स्ट प्रश्न है, माइकोलॉजी के जनक कौन हैं? माइसेल। नेक्स्ट प्रश्न है, एंटीबायोटिक्स प्रतिजैविक के जनक कौन हैं? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, इम्यूनोलॉजी प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन हैं? एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट प्रश्न है, माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन हैं? एंटोन वोन ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन हैं? लुई पास्चर। नेक्स्ट प्रश्न है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन हैं? रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट प्रश्न है, बैक्टीरियोलॉजी के जनक कौन हैं? रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट प्रश्न है, वायरोलॉजी के जनक कौन हैं? स्टेनले। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक प्रयोगात्मक शरीर विज्ञान के जनक कौन हैं? क्लाउड बर्नार्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, शारीरिक या शरीर विज्ञान फिजियोलॉजी के जनक कौन हैं? स्टीफन हेल्स। नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रूण विज्ञान के जनक कौन हैं? अरस्तु। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन हैं? अर्नस्ट वान वायर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन हैं? पंचानन माहेश्वरी। नेक्स्ट प्रश्न है, आनुवंशिकी या जेनेटिक्स के जनक कौन हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन हैं? वेटसन। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव आनुवंशिकी के जनक हैं? आर्चाइबल्ड गैरोड। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक हैं? टी.एच. मॉर्गन। नेक्स्ट प्रश्न है, जैव रासायनिकी या बायोकेमिस्ट्री के जनक कौन हैं? लिविक। नेक्स्ट प्रश्न है, क्लोनिंग के जनक कौन हैं? इयान विल्मट। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव रोग विज्ञान या पैथोलॉजी के जनक कौन हैं? रूडोल्फ विर्चो। नेक्स्ट प्रश्न है, पादप या शरीर विज्ञान के जनक कौन हैं? ग्रीव। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पादप शरीर विज्ञान या शारीरिक के जनक कौन हैं? के.ए. चौधरी। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका विज्ञान या
साइटोलॉजी के जनक कौन हैं? रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक हैं स्वानसन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक हैं A.K. शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाश्म विज्ञान या पैलियोंटोलॉजी के जनक कौन हैं? लियोनार्डो दा विंसी। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाश्म विज्ञान या पैलियोंटोलॉजी के जनक कौन हैं? कुवियर। नेक्स्ट प्रश्न है, जैव विकास की अवधारणा के जनक हैं एम्पिडोलेक्सिस। नेक्स्ट प्रश्न है, पादप रोग विज्ञान या प्लांट पैथोलॉजी के जनक हैं डे वेरी। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक पादप रोग विज्ञान या पैथोलॉजी के जनक हैं रूडोल्फ विर्चो। नेक्स्ट प्रश्न है, आनुवंशिक विज्ञान या जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के जनक हैं पाल वर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी के जनक हैं एंडरसन। नेक्स्ट प्रश्न है, एंड्रोकाइनोलॉजी यानी अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन के जनक कौन हैं? थॉमस एडिसन। नेक्स्ट प्रश्न है, विज्ञान की शाखाओं के जनक यूजेनिक्स सूजन नीति के जनक हैं गैल्टन। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ईसीजी के जनक हैं इथोवेन। नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए अंगुली छापी या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक हैं एलेक जेफरी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लास्टिक सर्जरी के जनक हैं सुश्रुत। नेक्स्ट प्रश्न है, होम्योपैथी के जनक हैं हैनीमैन। नेक्स्ट प्रश्न है, आयुर्वेद के जनक हैं चरक। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त परिसंचरण के जनक हैं विलियम हार्वे। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त समूह के जनक हैं लैंड स्टीनर। नेक्स्ट प्रश्न है, चिकित्सा विज्ञान के जनक हैं हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन ई वारलोंग। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय हरित क्रांति के जनक हैं मोनकुम्बु संवासिवन स्वामीनाथन। इन्हीं को कहा जाता है MS स्वामीनाथन। पोलियो टीका के जनक हैं जोनास साल्क। कृषि अध्ययन के जनक हैं पीटर डी क्रेसेंजी। नेक्स्ट प्रश्न है, परागण विज्ञान के भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान के जनक हैं बिरबल साहनी। नेक्स्ट प्रश्न है, जंतु व्यवहारिकी के जनक हैं कोर्नाड लोरेंतज। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्परिवर्तन का जनक है ह्यूगो डी ब्रिज। नेक्स्ट प्रश्न है, विकिरण आनुवंशिकी के जनक हैं HJ मुल्लर। नेक्स्ट प्रश्न है, ATP चक्र के जनक हैं लिपमैन। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक शारीरिकी के जनक हैं एंड्रियास वेसालिस। नेक्स्ट प्रश्न है, शारीरिकी के जनक हैं हीरोफिल्स। नेक्स्ट देखते हैं जीवों में जनन, जैसे अलैंगिक जनन की विधियां जो हैं कौन कौन सी हैं। अलैंगिक जनन में एक विखंडन या कोशिका विभाजन, दूसरा है खंडन, तीसरा है मुकुलन, चौथा है बीजाणु के द्वारा लैंगिक जनन, फिर कोनिडिया के द्वारा लैंगिक जनन, फिर सैम्यूल के द्वारा अलैंगिक जनन, उसके बाद से कायिक प्रवर्धन के द्वारा अलैंगिक जनन। जो विखंडन कोशिका विभाजन है इसमें द्विखंडन और बहुखंडन दो प्रक्रियाएं होती है, और मुकुलन में दो अलैंगिक जनन होता है, एक बहिर्जात और एक अंतर्जात। और बीजाणु वाले में एक चल और एक अचल। कायिक प्रवर्धन वाले में एक प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में जड़ द्वारा
तने द्वारा और पत्ती द्वारा, उसके बाद से पत्रकंद द्वारा। ये अलैंगिक जनन की विधियों का एक चार्ट है, इसे आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जीवन अवधि, लाइफ पीरियड। किसी जीव का उसके जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का वह समय उसका जीवन काल या जीवन अवधि कहलाता है। प्रत्येक जीव का जीवन काल अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य एक जीव है जिसका जीवन काल 70 से 75 वर्ष माना गया है। कुछ जीवों के जीवन काल निम्न हैं। हाथी का जैसे है 65 से 70 वर्ष, कुत्ता का 20 से 25 वर्ष, तितली का 1 से 2 वर्ष, गाय का 20 से 25 वर्ष, घोड़ा का 50 से 60 वर्ष और कछुआ का 100 से 150 वर्ष और कौवा 15 वर्षों तक जीवित रहता है। अगला है कुछ पौधे का भी जीवन काल देख लेते हैं। जैसे गुलाब का पौधा जो है 5 से 7 वर्ष, केला का जो पौधा है 25 वर्ष, धान का जो पौधा है 3 से 4 महीने, बरगद जो है 200 वर्ष, पीपल 1500 वर्ष, आम का 100 वर्ष और जामुन का 60 वर्ष। जीवों में जनन, जैसे जनन यानी रिप्रोडक्शन, जनन द्वारा कोई जीवधारी वनस्पति या प्राणी अपने ही सदृश किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करता है। जैसे मनुष्य है अपने प्रकार जनन प्रक्रिया के द्वारा ही अपने जैसा एक प्राणी उत्पन्न करता है, उसी प्रकार जीव भी हैं। जीव जंतु आप लोग समाज में गाय भैंस बछड़े देखे होंगे। जैसे गाय है उसका बछड़ा जो है जनन प्रक्रिया के द्वारा ही वह भी पुनः आने वाले समय में पूर्ण विकसित होकर के गाय का ही रूप ले लेता है। वही जनन प्रक्रिया के बारे में आपको मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि जन्म देने की इस क्रिया को जनन कहते हैं। जनन का अर्थ है अपने समान संतान उत्पन्न करना, यही जनन कहलाता है। जनन के उद्देश्य क्या है? पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन जीवों की एक प्रमुख जैविक क्रिया है जिसके उद्देश्य निम्न है। जनन के माध्यम से ही जाति की निरंतरता सदैव बनी रहती है। जीव जनन करते हैं और अपने समान संतान उत्पत्ति करते हैं जिससे उनकी संख्या में वृद्धि होती है। जनन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और विभिन्नताओं में विकास होता है। जनन के द्वारा ही किसी जीव की मृत्यु होने पर भी उसकी जाति का अस्तित्व बना रहता है। जनन के प्रकार हैं, एक कायिक या वर्धी जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन और तीसरा है लैंगिक जनन। चलिए देखते हैं पहले कायिक जनन। जब किसी पौधे में जड़ तने पत्ती के द्वारा नए पौधे को जन्म दिया जाता है तो उसे हम कायिक जनन या वर्धी जनन कहते हैं। नए पौधों आकारिकी व आनुवंशिकी रूप से अपने मातृ पौधे के एकदम समान होते हैं व इनके गुण अपने मातृ पौधे की एकदम समान होता है। मातृ पौधों का वह भाग जो नए पौधों को बनाता है उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जो जड़ तना व पत्ती इनमें से कोई भी हो सकता है। कायिक जनन के प्रकार देख लेते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन और एक कृत्रिम कायिक जनन। ये पेरेंट प्लांट आप लोग देखिए इस फिगर में देख सकते हैं, ये न्यू फॉर्मेट है, न्यू प्लांट। यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, इसकी टहनी को पकड़ करके मिट्टी में उसको धंसा देंगे और फिर वहाँ से जड़ निकलेगी, फिर और जब उसको काट देंगे तो सेम उसी के समान एक पौधा क्या होगा, कायिक जनन के द्वारा फिर दूसरा पौधा उग जाएगा और यहाँ से कलम कर देंगे तो ये दूसरा पौधा उत्पन्न हो जाएगा। फिर ऐसे ही प्रक्रिया आप बढ़ाते रहेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं, जीवों में जनन। प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन में स्वतः ही पौधों का रूपांतरण भाग या कायिक प्रवर्धन अंकुरित होकर नए पौधों को जन्म देता है। प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां निम्न हैं। जड़ों द्वारा कायिक जनन। जब कोई पौधा जड़ों द्वारा अपने समान नए पौधों को जन्म देता है तो उसे हम जड़ों द्वारा होने वाला कायिक जनन कहते हैं। जैसे परवल में
शकरकंद में और सतवार पौधों में। दूसरा है तनों द्वारा होने वाला कायिक जनन। जब किसी पौधे में तने के द्वारा अपने समान नए पौधों को उत्पन्न किया जाता है तो उसे तने द्वारा होने वाला कायिक जनन कहते हैं। जैसे अदरक, हल्दी, आलू आदि ये सब तनों द्वारा होने वाला कायिक जनन है। अगला है पत्ती द्वारा होने वाला कायिक जनन। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, यहाँ पे अदरक भी है, आलू है, फिर ये प्याज है, फिगर बना हुआ है, और ये सब तो घरेलू सामग्रियां हैं। इन सब के बारे में आप लोग जानते भी हैं। पत्ती द्वारा होने वाला कायिक जनन को देखते हैं। जब किसी पौधे में पत्ती के द्वारा अपने समान नए पौधे को उत्पन्न किया जाता है तो इसे पत्ती द्वारा होने वाला कायिक जनन कहते हैं। जैसे अजूबा में जो होता है पत्ती द्वारा ही कायिक जनन होता है। पत्तियों से जड़ का आना शुरू हो जाता है, फिर उसमें से टहनियाँ निकलती हैं। विगोनी पौधा, ये दोनों नाम सुने हैं हम, लेकिन देखे नहीं हैं। आप भी देख लीजिएगा। पत्ती द्वारा होने वाला कायिक जनन इन दोनों में होता है। अजूबा है, विगोनी पौधा है। आइए देखते हैं अगला, कृत्रिम कायिक जनन। पौधों में कायिक जनन मनुष्य द्वारा विभिन्न तरीकों से कराया जाता है, अतः इस प्रकार से कायिक जनन को मनुष्य द्वारा कराया जाता है कृत्रिम कायिक जनन कहलाता है। देखिए जैसे हम लोग भी करते हैं, ये ग्राफ्टिंग जो गुलाब का पौधा होता है उसमें कटिंग कर करके, ये देखिए ये पौधा है कट लगा करके और फिर उसमें लगाए हैं ये रोटिंग हार्मोन, ये कटिंग करके और फिर इसकी टहनी को ज़मीन में भी धंसाए हैं, फिर उससे भी वहाँ से भी टहनी निकल रही है। ऐसे ऐसे कर करके ये कृत्रिम कायिक जनन होता है। जैसे इसमें भी होता है, गुलाब के पेड़ में भी होता है, फिर एक दो चार जो गांव में हम लोग यूज करते हैं जैसे उसमें भी होता है। क्या नाम है उसका, एक अड़हुल का फूल होता है उसमें भी कृत्रिम कायिक जनन होता है। फिर नींबू के पौधे में भी कायिक जनन के द्वारा हो उसे भी उगाया जा सकता है। चलिए देख लेते हैं जीवों में जनन, कृत्रिम कायिक जनन की विधियाँ। जैसे कलम लगाना, इस प्रक्रिया में पौधों की छोटी छोटी टहनियों को काट लिया जाता है, परंतु इस बात का ध्यान रखना होता है कि इन कटी हुई टहनियों पर कक्षस्थ कलिका होना अनिवार्य है, क्योंकि कक्षस्थ कलिकाओं से ही नए पौधों का निर्माण होता है। यह टहनी की कलम, यही टहनी ही कलम कहलाती है। इन कटे हुए टहनियों को मृदा में आधा रोप दिया जाता है, जिससे कुछ समय पश्चात नया पौधा विकसित होता है। कलम लगाने की प्रक्रिया कई पौधों में की जा सकती है, जैसे गुलाब है, गुड़हल है, अंगूर है, नींबू है आदि। अभी हम बताए भी हैं नींबू और उसको गुलाब बताए हैं, अंगूर और गुड़हल नहीं बताए थे। चलिए अगला देखते हैं, दाब लगाना। इस क्रिया में मातृ पौधे के तने की शाखा को मृदा में इस प्रकार से गाड़ दिया जाता है कि इसका अग्रभाग वायु में होता है। दबे हुए भाग से कुछ समय पश्चात जड़ें निकलती हैं। इस तने या भाग को मातृ पौधे से अलग कर दिया जाता है और इसे स्वतंत्र पौधे के रूप में विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। यह प्रक्रिया अंगूर, स्ट्रॉबेरी जैसे पौधों में अपनाई जाती है। अगला है रोपण। इस विधि द्वारा पौधों की उत्तम या उच्च किस्म विकसित की जा सकती है। इसमें एक ही जाति के अच्छे किस्म वाले पौधे के कलम को दूसरे सामान्य या निम्न किस्म वाले पौधों के स्कंद पर लगा दिया जाता है। कलम उच्च किस्म के पौधे की तथा स्कंद निम्न किस्म के पौधों की है। इन दोनों पौधों को पट्टी से इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि दोनों एक ही पौधों के रूप में विकसित होते हैं। इस प्रक्रिया को ही रोपण कहते हैं। लगभग 4 से 5 सप्ताह के बाद उस जोड़ वाले स्थान से उस पट्टी को हटा दिया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त पौधों, इसकी जड़ें तो स्कंद की होंगी, परंतु उसका मुख्य तना, फल, फूल आदि उच्च किस्म वाले पौधे यानी कलम की होती हैं।
यह विधि आम, नींबू, सेब आदि में अपनाई जाती है। एक होता है गूटी बांधना। यह दांव लगाने की विधि का ही परिवर्तित रूप है। इस विधि का प्रयोग वृक्षों की अधिक ऊंचाई पर स्थित शाखाओं पर किया जाता है। यहाँ पर दाब विधि का प्रयोग नहीं हो पाता। इसमें वृक्ष की एक स्वस्थ शाखा के बीच से चाकू द्वारा छाल हटा देते हैं और कटे हुए भाग पर गीला मिट्टी लपेटकर मोटे कपड़े या टाट द्वारा बांध देते हैं। इसे गूटी कहते हैं। कुछ दिनों पश्चात करे भाग में से अपस्थानिक जड़ें निकलने लगती हैं। पर्याप्त जड़ें निकलने पर जड़ के पीछे से शाखा को काटकर अलग कर लिया जाता है। वह शाखा वृद्धि करके एक नया पौधा बनाती है। जैसे लीची है, नींबू है आदि में यह विधि अपनाई जाती है। अब ये देखते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की क्रिया से उत्पन्न संतान से एकदम अपने जनन के समान होती हैं, अर्थात अपने जनक का क्लोन होती हैं। इसीलिए अलैंगिक जनन को एकल जीव जनन भी कहते हैं। अलैंगिक जनन की विधियां हैं द्विविखंडन, बीजाणु जनन, मुकुलन, कलिका, खंडीभवन और पुनरुद्भवन। देखते हैं जीवों में जनन। द्विविखंडन या द्विविभाजन। इस विधि में प्रायः जनन के समय जनक का शरीर दो बराबर भागों में समसूत्री विभाजन द्वारा बंटकर दो नए संतति जीव का निर्माण करता है। इसी को द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक जनन कहते हैं। यह प्रायः एक कोशिकीय जीवों में होता है, जैसे अमीबा है और यूग्लिना। इन दोनों में द्विविखंडन होता है। अगला देख लेते हैं बीजाणु जनन। इस विधि द्वारा जनन के समय जीवों की कोशिका में या बाह्य भाग पर एक कोशिकीय पतली भित्ति आवरण युक्त संरचना का निर्माण होता है, जिसे बीजाणु कहते हैं। यह बीजाणु कुछ समय बाद जनक कोशिका या पौधे से अलग होकर विभिन्न स्थानों पर फैलकर नए जीव का निर्माण करते हैं। इसे ही बीजाणु जनन कहते हैं। जैसे क्लैमिडोमोनास शैवाल, पेनिसिलियम कवक। ये स्टेज फर्स्ट है, वेजिटेटिव अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, ये ग्रोथ हो रहा है। स्टेज सेकेंड देखते हैं, स्टेज थर्ड, ये फोर्थ है, स्टेज 5 है, स्टेज 6 और 7 इस फिगर के माध्यम से हम लोगों ने देखा। अगला देखते हैं जीवों में जनन। जैसे मुकुलन होता है। मुकुलन क्या है? इस प्रकार का विभाजन इष्ट में पाया जाता है। इस विधि में इष्ट कोशिका में बाह्य भाग पर जनन के समय सूक्ष्म गोलाकार कई संरचनाएं बनती हैं, जिसे मुकुल कहते हैं। यही मुकुल इष्ट से अलग होकर अनुकूल समय आने पे एक नए इष्ट में बदल जाता है। कलिका, जब किसी पौधे में पत्ती या तने के अग्रभाग पर बहुकोशिकीय हरे रंग की गोलाकार संरचनाएं बनती हैं तो उसे कलिका कहते हैं। और यही कलिका मातृ पौधे से अलग होकर अनुकूल समय आने पर नए पौधों के रूप में बदल जाता है, जैसे फ्लूनेरिया पौधे में। अगला है खंडीभवन। इस विधि में बहुकोशिकीय जनन। जनक जंतु का शरीर दो या अधिक खंडों में स्वतः टूट जाता है और प्रत्येक खंड अनुकूल समय आने पर एक नए पौधे या जीव में बदल जाते हैं, जैसे स्पाइरोगायरा है, शैवाल है, यूलोथिक्स शैवाल है। अगला देखते हैं पुनरुद्भवन। कुछ जीवों में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता पाई जाती है, जैसे कि प्लेनेरिया है, स्पंज है, हाइड्रा है व अमीबा।
यदि इन जीवों का शरीर कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए और वे प्रत्येक टुकड़े जिसमें केंद्र या अंश उपस्थित होता है, वे टुकड़े पुनः विभाजन द्वारा पूर्ण शरीर का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रक्रिया का पुनरुद्भवन कहा जाता है। जीवों में जनन, अलैंगिक जनन के लाभ। इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान आनुवंशिकी व आकारिकी में जनक के समान होती है। इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान में गुणसूत्रों की संख्या जनक के गुणसूत्र की संख्या के समान होती है। इसमें जनक के लिए केवल एक जीव की आवश्यकता होती है। इसमें युग्मक जनन, निषेचन आदि की आवश्यकता नहीं होती। अलैंगिक जनन की हानियाँ। इस विधि द्वारा नई प्रजाति का विकास नहीं होता है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। इसमें उत्पन्न संतान में किसी नए गुण का विकास नहीं होता है। इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान दुर्बल होती है। लैंगिक जनन या लिंगी जनन वह जनन जिसमें संतान उत्पन्न करने के लिए दो विपरीत जनकों नर व मादा की आवश्यकता होती है, उसे हम लिंगी या लैंगिक जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया में लैंगिक अंगों जैसे कि नर में वृषण व मादा में अंडाणु की आवश्यकता होती है। यह एक जटिल प्रक्रिया होती है जो प्रायः उच्च श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। लैंगिक जनन में घटित होने वाली घटनाएं क्रमबद्ध होती हैं, जिन्हें 3 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, जिसे निषेचन पूर्व घटना, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, निषेचन उसके बाद से नेक्स्ट है निषेचन के बाद घटना। यहाँ इस फिगर के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ फीमेल स्पर्म एंड मेल स्पर्म जब मिलते हैं तो जाइगोट बनता है और ऐसे ही बेबी का निर्माण होता है। अगला देखते हैं जीवों में जनन। निषेचन के पूर्व घटना। जैसे लैंगिक जनन में नर व मादा युग्मकों के मिलने से पहले होने वाली धन घटनाओं को निषेचन से पूर्व होने वाली घटनाएं कहते हैं, जो इस प्रकार है। युग्मक जनन और दूसरा है युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन जो होता है, युग्मक जनन की प्रक्रिया में नर जननांग में नर युग्मक का निर्माण होता है तथा मादा जननांग में मादा युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक सदैव अगुणित होते हैं और इनका निर्माण जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है। ये युग्मक प्रायः जनन कोशिका होती हैं, जिनके संयोजन से युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मक स्थानांतरण। युग्मक निर्माण के पश्चात नर युग्मक व मादा युग्मक एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, जिसे युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। यह युग्मक स्थानांतरण जंतुओं और पौधों में अलग अलग होता है। जैसे जंतुओं में युग्मक स्थानांतरण प्रजनन मार्ग यानी मार्ग से फैलोपियन नलिका के रास्ते मादा युग्मक के पास स्थानांतरित होता है, जबकि पौधों में यह क्रिया जल, कीट, वायु आदि माध्यम द्वारा संपन्न होता है। निषेचन। निषेचन प्रक्रिया में नर युग्मक व मादा युग्मक एक दूसरे से संलयित होते हैं। इस प्रक्रिया को युग्मक संलयन कहते हैं। इसके पश्चात द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। इसे सिनगेमी भी कहा जाता है। निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं। निषेचन के बाद होने वाली समस्त घटनाएं निषेचन पश्च घटनाएं कहलाती हैं। इसमें नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन के बाद युग्मनज 2n का निर्माण होता है और युग्मनज वृद्धि करके भ्रूण बनाते हैं और भ्रूण विकसित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर निषेचन होता है। उसके बाद से युग्मनज 2n बनता है, भ्रूण नया जीव बनता है। इस चीज़ के हमने साइंस का कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर देखा इस वीडियो के माध्यम से। जीवों में जनन,
और फिर जीवों में जनन देख लिए कि जीवों में कैसे जनन होता है, और फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हम लोगों ने देखा जीवों में जनन से संबंधित। चलिए अगला प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपकी जो राय है कमेंट में ज़रूर लिखिए।